नमस्कार मित्रों। अमेरिकी क्रांति के ऊपर जो कि विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, आपका यह सत्र अभी से कुछ 1-2 मिनटों में शुरू होगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगा। मित्रों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना केवल हमको उस सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में बताते हैं, बल्कि उस विषय का अध्ययन कैसे करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, यह भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अध्ययन से पता लगता है। 28 नवंबर सुबह 9 बजे से, मतलब कल, अगर आप इस वीडियो को 27 तारीख को देख रहे हो, अनअकैडमी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक कार्निवल सीरीज चालू करी जा रही है। आप सब इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निशुल्क देखने के लिए AGC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साथ ही साथ दूसरे ऐसे सब्जेक्ट जो यूपीएससी में आते हैं, यह सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़ने के लिए AGC10 का प्रयोग करके इन पूरे सत्रों को निशुल्क रूप से एक्सेस कर सकते हो। और अब बिना देरी करे आज के शानदार सत्र की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो यस, हेलो एंड वेलकम टू अनुजकर कोचिंग। नमस्कार और आप सभी का आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अमेरिकी क्रांति के महत्व के बारे में समझाना चाहता हूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। आमतौर पे तो जब हम किसी भी लेक्चर को डिस्कस करते हैं तो उस घटना के महत्व के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले उस घटना के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे हम उल्टा कर रहे हैं। अमेरिकी क्रांति के महत्व यदि आप देखो, अब ये नोट भी करेंगे, पहले आप सुने इस बारे में। तो अमेरिकी क्रांति का एक महत्व यह था कि अमेरिकी क्रांति के बाद विश्व में संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की विचारधारा का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आधारित कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत हुई। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी भी देश का संचालन किया जाता है। अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस रिटन डॉक्यूमेंट। यह संविधान होता है। जैसे भारत का आप बात करें तो भारत का संचालन इस लिखित डॉक्यूमेंट के साथ होता है, भारत के संविधान के साथ होता है। तो उस लिखित डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हो? उसको आप संविधान बोलते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? संविधानवाद का मतलब क्या है? संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो यह बात करती है कि हमारा भी एक लिखित संविधान होना चाहिए, हमारा भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके आधार पे हमारे देश का संचालन होगा या सरकार का संचालन हमारे देश में होगा। तो संविधान तो एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर देश का संचालन होता है। लेकिन जब कोई देश या देश के राजनेता यह सोचते हैं हमारे देश में भी एक लिखित, एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा, एक लिखित दस्तावेज के द्वारा ही पूरा संचालन होना चाहिए, तो संविधान से पहले संविधानवाद की विचारधारा आती है कि हमारे देश का भी अपना एक संविधान हो। तो यह संविधानवाद की विचारधारा कहां से निकली? अमेरिका से निकली। क्योंकि अमेरिका अपना स्वतंत्रता संघर्ष करके ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के क्रम में
अमेरिका संविधान का भी निर्माण करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी मेक करता है। और संविधान जब अमेरिका बनाता है तो विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने संविधान को बनाया। लिखित दस्तावेज के द्वारा अमेरिका का संचालन किया गया और अमेरिका का संविधान है और अमेरिका अपने देश का संचालन इस संविधान की मदद से कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने देश का संचालन संविधान के आधार पर करें। इसी विचारधारा को संविधानवाद की विचारधारा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की विचारधारा कहते हैं। तो अमेरिकी क्रांति का एक महत्व क्या था? अमेरिकी क्रांति परिणामों के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? विश्व में संविधानवाद की शुरुआत हुई और आज की अगर आप बात करोगे आधुनिक व्यवस्था की, तो लगभग 200 से भी ज्यादा देशों ने संविधान को अपने अपनाया है और लिखित संविधान को अपनाया है, लिखित संविधान को उनके देशों में जारी किया है। तो अमेरिकी क्रांति परिणामों के दृष्टिकोण से उसका महत्व यह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की विचारधारा। अब एक और विचारधारा थी, एक और आइडियोलॉजी थी जिसको आप फेडरलिज्म के नाम से जानते हो, जिसको आप संघवाद के नाम से जानते हो, फेडरलिज्म। देखिए दोस्तों, तरीका तो यह होता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, कॉन्स्टेंटिनोपल के कोलैप्स के बाद ज्योग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हुई, भौगोलिक खोजें शुरू हुई और भौगोलिक खोजों के क्रम में, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के चलते ब्रिटेन ने अलग अलग देशों में यात्रा करने का प्रोग्राम बनाया। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के अंतर्गत भारत की भी खोज हुई और अमेरिका की भी खोज हुई 1492 में कोलंबस के द्वारा। और फिर हम देखते कि कैसे कैसे ब्रिटेन ने अपने 13 उपनिवेशों को, 13 कॉलोनीज को अमेरिका में स्थापित किया। जब ब्रिटेन ने उन 13 कॉलोनीज को स्थापित किया तो क्या ब्रिटिश अकेले आए थे या दूसरी यूरोपीय शक्ति भी आई थी? उन 13 उपनिवेशों का नाम क्या था? उन 13 उपनिवेशों का समाज, सोसाइटी कैसी थी? उन 13 उपनिवेशों की संस्कृति कैसी थी? उन 13 उपनिवेशों का ब्रिटेन संचालन कैसे करता था? क्या भारत में जैसी ब्रिटेन ने अपनी वाणिज्यवादी नीति को थोप रखा था, मर्केंटाइल पॉलिसी को थोप रखा था, वैसे ही क्या वो उन्होंने अमेरिका में भी करी थी? इनका आर्थिक संचालन कैसे होता था, इकोनॉमिक, इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसे स्थापित कर रखा था ब्रिटिश ने? और कौन कौन से महत्वपूर्ण ब्रिटिश यहां पे आए, कौन कौन से कानून ब्रिटिश यहां पे लाए? जैसे कि भारत में भी वो लाए थे अनेकों कानून, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहां पे कैसे आया? तो शुरुआत करते हम कोलंबस की अमेरिका की डिस्कवरी से और धीरे धीरे हम अमेरिकी क्रांति की तरफ आगे बढ़ जाते। तो हमें चर्चा करनी थी 1492 से, और 1492 से हम 1774 में पहुंच जाते, 1775 में पहुंच जाते, या 7 ईयर वॉर में पहुंच जाते, 1756 में पहुंच जाते। लेकिन हमने क्या करा है कि हम सबसे पहले क्रांति के महत्व को पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से इस बात में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को अमेरिका का परिचय नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं आपको अमेरिकी उपनिवेशों के बारे में बता रहा हूं, अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनके बारे में बता रहा हूं, ना ही मैं आपको वहां की संस्कृति, कल्चर और सोसाइटी के बारे में बता रहा हूं। हम सबसे पहले आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था। लेकिन यह मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम डायरेक्ट उससे शुरू करेंगे तो इस लेक्चर के साथ शायद वैसा जस्टिस ना हो पाए जैसा मैं सोच के आया हूं। तो क्या होगा कि अगर मैंने इस क्रांति का महत्व आपको पहले बता दिया तो हर एक 10-15 मिनट में यह कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को हर 15 मिनट में रिवाइज कराता रहूंगा कि आप इस बात को इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप इस बात को इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, तो आप उसकी चर्चा मत करना कि सर अभी तो बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ, आप डायरेक्ट इस पे आ गए। मुझे पता है, इसमें आप मुझे थोड़ा सा स्वतंत्र रखें, मुझे लिबर्टी देके रखें, हम पूरा सामान्य चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम शुरू कर रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या था, हम थोड़ी देर बाद इसको नोट भी करेंगे। सबसे पहली बात, संविधानवाद की शुरुआत हुई, अमेरिका ने अपना लिखित संविधान बनाया
बाद में कई सारे 200 से भी ज्यादा देशों ने अपना लिखित संविधान बनाया। फेडरलिज्म, संघवाद की शुरुआत हुई। अब फेडरलिज्म के बारे में आपने इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था में पढ़ा होगा कि फेडरलिज्म में केंद्र के साथ साथ राज्य को भी थोड़ी स्वायत्तता दी जाती है। यूनियन के साथ साथ या सेंटर के साथ साथ स्टेट्स को भी स्वतंत्रता या स्वायत्तता दी जाती है। स्वतंत्रता नहीं, स्वायत्तता दी जाती है, इंडिपेंडेंस थोड़ा दिया जाता है। कई मामलों में राज्य सरकारों को भी अधिकार होते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में ऐसी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है कि राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार हैं। अब राज्य सरकार के पास अपने अधिकार है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो भारतीय संविधान में हमको 3 सूचियां देखने को मिलेंगी, 3 लिस्ट देखने को मिलेंगी। एक यूनियन लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट मतलब केंद्रीय सूची जिसमें केंद्र सरकार के काम आते, एक स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार के काम आते। तो कुछ ऐसे काम है जो राज्य सरकार ही करेगी, जो राज्य विधायिका ही करेगी। तो कहीं ना कहीं राज्यों को भी हमने स्वायत्तता दे रखी है, पावर दे रखी है। लेकिन संघवादी मॉडल की शुरुआत अमेरिका से हुई। हुआ क्या था कि सर की जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, 13 उपनिवेश थे, थोड़ी देर बाद उनका भी परिचय मैं आप लोगों को दूंगा, एक मैप में दिखाऊंगा मैं आपको 13 उपनिवेश कौन कौन से थे। लेकिन अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, ब्रिटेन उन सब पे पृथक पृथक अलग अलग शासन करता था। मैसाचुसेट्स पे अलग से, पेंसिल्वानिया पे अलग से, न्यूयॉर्क पे अलग से। तो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज थी, उन 13 उपनिवेश में एक एक गवर्नर हुआ करता था और हर एक जो कॉलोनी थी, हर एक उपनिवेश पे अलग अलग शासन ब्रिटिश करा करते थे। 13 की 13 कॉलोनीज पे अलग अलग शासन करते थे। तो जब अमेरिका के स्वतंत्रता के बाद आगे का रास्ता क्या होगा, इसके ऊपर बात उठी कि भाई अब 13 कॉलोनीज को स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, अब क्या ये 13 जो कॉलोनीज थी, 13 उपनिवेश थे, ये 13 देश बनाएंगे या पूरा एक देश बनेगा? और ये जो 13 उपनिवेश हैं वो स्टेट्स की तरह, वो राज्य की तरह काम करेंगे? जब यह प्रश्न उठा तो आप लोगों को यह बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने इन 13 कॉलोनीज पे अलग अलग शासन किया था, इसलिए कभी भी ऐसा तो होना ही नहीं था कि एक मजबूत सेंटर हो और ये 13 कॉलोनीज अपने अपने फ्रीडम की बात ना करें, अपनी अपनी पावर की बात ना करें। तो संघवाद का मॉडल यहां से निकला। संघवाद का मॉडल क्यों निकला फेडरलिज्म का? क्योंकि 13 कॉलोनीज पे ब्रिटिश अलग अलग शासन करा करते थे। जबकि आप भारत में देखोगे, अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में अमेरिका का निर्माण थोड़ी ज्यादा जटिल प्रक्रिया रही होगी। वाई? एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि 13 कॉलोनीज पे ब्रिटिश ने अलग अलग शासन किया। अब भारत में वो इतनी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि लगभग संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश ने एक साथ शासन किया। सो दिस रिजल्टेड इनटू द इंसेप्शन ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की शुरुआत हुई। तो अमेरिकी क्रांति का एक महत्व है कि संघवाद की शुरुआत हुई। अमेरिकी क्रांति का अगर आप एक और इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो अमेरिकी क्रांति का एक इंपॉर्टेंस यह भी रहा कि इसने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत करी। देखिए दोस्तों, पिछली क्लासेस में और इंडियन हिस्ट्री भी हम पढ़ चुके हैं। हमने काफी बार उपनिवेशवाद की चर्चा करी, कॉलोनियलिज्म की चर्चा करी, और उपनिवेशवाद की विचारधारा बोलती है
कोलोनियलिज्म की विचारधारा बोलती है कि एक उपनिवेश का अस्तित्व मात्र देश के हित के लिए होता है। एक उपनिवेश का अस्तित्व, एक कॉलोनी का एग्जिस्टेंस केवल मात्र देश के हित के लिए होता है, या इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं, ए कॉलोनी इज मेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। तो उपनिवेशवाद की विचारधारा के चलते आप इसको सरल भाषा में यदि मैं रखूं तो अमेरिका का अस्तित्व केवल ब्रिटिश के हितों की पूर्ति करना है, क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश का उपनिवेश है। भारत का अस्तित्व केवल ब्रिटिश के हितों की पूर्ति करना है, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटिश का एक वो है, कॉलोनी है। अफ्रीका का अस्तित्व केवल ब्रिटिश हितों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि अफ्रीका भी उनका एक कॉलोनी है। तो जो कॉलोनी होती है वो केवल मात्र देश के हितों की पूर्ति करने के लिए होती है, और कॉलोनी का निर्माण ही इसलिए किया जाता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके मात्र देश के मदर कंट्री के हित में। तो अमेरिका के 13 क्षेत्रों को, 13 बस्तियों को जो ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया, उन कॉलोनी बनाने के पीछे का मकसद क्या था कि ब्रिटेन अपने आर्थिक लाभ के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन 13 कॉलोनीज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश की उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में चालू हुई, और अमेरिकी वासियों ने एक नारा दे दिया कि उपनिवेशों का अस्तित्व मात्र देश के हित के लिए नहीं है। द कॉलोनीज आर नॉट मेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। और अमेरिकी वासियों ने एक नारा दे दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। तो अमेरिकी क्रांति का एक महत्व यह था कि अमेरिकी क्रांति के द्वारा ब्रिटेन का या ब्रिटिश का जो उपनिवेशवाद चल रहा था पूरे विश्व में, भारत भी उसका एक उपनिवेश बना और अफ्रीका का भी उसका एक उपनिवेश बना। तो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष चालू हुआ, आगे चल के भारत भी अपना संघर्ष करेगा, अफ्रीका भी अपना संघर्ष करेगा। तो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ या यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ, ब्रिटेन उपनिवेशवाद नहीं, इसको यूरोपीय उपनिवेशवाद, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म बोलना होगा। यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिका ने उपनिवेशी या औपनिवेशिक संघर्ष या औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष की शुरुआत कर दी। जो मॉडल रखा वो तो अमेरिका ही ने रखा ना। अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू से दैट सर, अमेरिका इज नॉट मेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। अमेरिका केवल ब्रिटिश के हितों की पूर्ति करने के लिए नहीं है। जब तक आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करोगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। आगे चल के अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने, उदारवादी नेता जो मॉडरेट नेता थे, उन्होंने भी यही नारा दिया था 1891 के काउंसिल एक्ट में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। तो जो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को चुनौती देता है और ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संघर्ष का मॉडल स्थापित करता है, वो तो अमेरिकी क्रांति ही थी ना। अमेरिकी क्रांति से ही तो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की, एंटी कॉलोनियलिज्म या एंटी कॉलोनिस्ट स्ट्रगल की शुरुआत हुई। तो अमेरिकी क्रांति महत्व के दृष्टिकोण से इसलिए भी जरूरी है कि इसने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की शुरुआत करी। यह हो गया आपका तीसरा पॉइंट। सब नोट करेंगे हम, आप चिंता ना करें। अगर मुझे चौथा पॉइंट यहां पे लिखना हो कि अमेरिकी क्रांति का और क्या महत्व था, तो मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को आज एक बॉक्स भी बनवाऊंगा, उस बॉक्स में मैं आपको मर्केंटिलिज्म के बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा भी सही। तो मर्केंटिलिज्म की जो विचारधारा है, वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है, हम पहले प्रबोधन में एनलाइटनमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं
कि मर्केंटलिज्म की विचारधारा का जन्म, वाणिज्यवाद की विचारधारा का जन्म एनलाइटनमेंट के पीरियड में से पहले जो रेनेसा का पीरियड आया था, पुनर्जागरण का पीरियड आया था, वाणिज्यवाद का जन्म वहां हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यवाद आर्थिक नियंत्रण की बात करता है, इकोनॉमिक कंट्रोल की बात करता है। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इकोनॉमिक फ्रीडम की, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की, मुक्त व्यापार की बात करता है। याद आ रहा है, एडम स्मिथ से लिंक करके हमने पढ़ा था, जो फादर ऑफ स्कॉटिश एनलाइटनमेंट थे। और मैंने आपको एनलाइटनमेंट में यह बताया था, मैं हर क्लास में लगभग रिपीट करते हुआ आ रहा हूं, कि जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में या प्रकृति के नियमों में, नेचर के रूल में किसी भी प्रकार का भारी हस्तक्षेप, एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं है, तो आर्थिक मामले में राजा का हस्तक्षेप क्यों, इकोनॉमिक मैटर्स में राजा का इंटरवेंशन क्यों? यहीं से फ्री मार्केट की अवधारणा निकली। और सभी प्रबोधन के काल में, एनलाइटनमेंट के पीरियड में यूरोप वासी डिमांड कर रहे थे, यूरोप का मध्य वर्ग डिमांड कर रहा था कि राजा का कंट्रोल ट्रेड में नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट होना चाहिए, मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार होना चाहिए, राजा का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अमेरिकी वासियों ने भी मर्केंटलिज्म का विरोध किया, वाणिज्यवाद का विरोध किया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी क्रांति से संबंधित जो सबसे मेन मुद्दा है वो मर्केंटलिज्म का है, वाणिज्यवाद का है। यूपीएससी 2014 का प्रश्न मैंने आपको बताया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। अमेरिकी क्रांति तो ब्रिटिश के वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। तो अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। तो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट में अमेरिकियों ने तो क्रांति ही कर दी। तो अमेरिकी क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट निहित मुद्दा मर्केंटलिज्म का है। जब मैं आप लोगों को इस बारे में पढ़ाऊंगा कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अमेरिका में 1756 से लेके 1763 तक, 1763 तक 7 ईयर वॉर चला, सप्तवर्षीय युद्ध चला। तो 7 ईयर वॉर के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी अमेरिका में, और उसने अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए अमेरिका में वाणिज्यवादी नीति को थोपना चाहा, अमेरिका में मर्केंटाइल पॉलिसी को थोपना चाहा। जब 63 में 7 ईयर वॉर कंप्लीट हो गया और जब जॉर्ज तृतीय अमेरिका में शासन कर रहा था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्रैनविले था, तो ग्रैनविले ने कुछ ऐसे वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत, मर्केंटाइल पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे कानूनों को अमेरिकी वासियों के ऊपर थोपना चाहा जिससे उनमें एक प्रतिक्रिया हो गई। और प्रतिक्रिया का कारण था, वे वाणिज्यवाद का विरोध कर रहे थे, वे पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे, वे एक तरफ तो मार्केट पर नियंत्रण के विरोधी भी थे, दूसरी तरफ वे फ्री मार्केट की भी बात कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं जॉर्ज तृतीय के बारे में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति में, पिछले लेक्चर में। कनेक्ट आपको करना होगा पीछे का आगे की तरफ, क्योंकि देखिए यही तो आप लोग को अपनी पूरी प्रिपरेशन में इस चीज को समझने का प्रयास करना है कि जैसे 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 आप आगे बढ़ो, पीछे का जो भी आपने कवर किया है उसको आप अप्लाई करते चलो, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा प्रिपरेशन का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज जितनी भी तारीख है, आज आपकी जितनी भी एज है, कोई 21 साल का होगा, कोई 21 साल 22 दिन का होगा, कोई 25 साल 25 दिन का होगा, जो भी, इस क्लास में आने से पहले तक आप जितनी भी बातों को पढ़ चुके हो, जितनी भी बातों को जानते हो, अरे भाई किसी ने कॉलेज अटेंड कर लिया होगा, हो सकता है कोई दूसरी कोचिंग पहले गया हो सकता है कोई स्कूल में कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही आपने। अब इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आती है, किसी ने बीए करा होगा। इस क्लास में एंटर करने से पहले जितनी भी बातें आपने पढ़ी है वो सब आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है, वो सब आपका ज्ञान का खजाना है। 25 साल से आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, अब आपको कोशिश क्या करना होता है लेक्चर्स के दौरान, इसी ज्ञान को आप अप्लाई करो।
जब आपको मैंने आपको गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बता दिया है, पहले आपको वाणिज्यवाद के बारे में बता दिया है, तो वो दोनों चीजों को आपको अप्लाई करना होगा। हां, तो अब जब आप अप्लाई करोगे तो मैजिक क्या होगा कि कभी एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि अमेरिकी क्रांति को यूरोपीय प्रबोधन से भी जोड़ के देखा जाना चाहिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन शुड ऑल्सो बी सीन इन रिलेशन विद द यूरोपियन एनलाइटनमेंट। तो बच्चों के मन में एक प्रकार की प्रतिक्रिया होगी कि अभी तक तो हमने अमेरिकी क्रांति को अलग पढ़ा, यूरोपीय प्रबोधन एनलाइटनमेंट को अलग पढ़ा, ये तो महाशय दोनों को एक साथ जोड़ के, तो क्या दोनों में कोई रिलेशन था? अरे सर, जब अमेरिकी क्रांति भी ब्रिटिश के वाणिज्यवाद का विरोध कर रही है और ब्रिटेन का मध्य वर्ग मिडिल क्लास भी वाणिज्यवाद का विरोध कर रही थी एनलाइटनमेंट के अंतर्गत, क्या दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है क्या? तो क्या अमेरिकी क्रांति में वाणिज्यवाद के विरोध को, मर्केंटलिज्म के अपोजिशन को ब्रिटेन के यूरोपियन एनलाइटनमेंट से या यूरोप के एनलाइटनमेंट से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए? दोनों ही तो वाणिज्यवाद का विरोध कर रहे थे ना। तो जब आप पहले का जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का प्रयास करोगे तो उसका फायदा यही होगा। इसलिए कोई भी बच्चा अगर ऐसे मान के चल रहा है कि एक बार पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं पूरी नॉलेज गेन कर लूंगा, फिर एक साथ सबको मैं पढ़ूंगा, पिछले क्लास का जहां तक कंप्लीट हुआ है उसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं कर सकते हो कि 30 दिन का आपने पढ़ा और 30 दिन का फिर इकट्ठा पढ़ने की योजना आपने बना ली, वो तो हो ही नहीं पाएगा। आप आज की क्लास को पढ़ने के बाद जितना अच्छी तरीके से आज की क्लास में समझ पाए हो, घर पे जाके आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो तुरंत पढ़ने के बाद आपकी मेहनत जो करोगे तब वो कनेक्शन ज्यादा जैसे बिल्ट होंगे, आप अच्छी बातों को, मतलब जो भी बातें आपको समझा रहे हैं उनको रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, लाखों लोग भरते हैं यूपीएससी का पेपर, सिलेक्ट तो कुछ 100 ही होते हैं। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, और हर लेक्चर में वर्ल्ड हिस्ट्री के यही चलेगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि पीछे का आपको अच्छे तरह से ज्ञान होना चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अमेरिकी मध्य वर्ग, जो अमेरिकन मिडिल क्लास था या अमेरिकन मर्चेंट थे, अमेरिकी व्यापारी थे, वो भी ब्रिटिश के वाणिज्यवाद का विरोध कर रहे थे, मर्केंटलिज्म का विरोध कर रहे थे। किसी भी प्रकार के व्यापारिक नियंत्रण से उनमें प्रतिक्रिया होती थी, किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग कंट्रोल से उनके मन में प्रतिक्रिया होती थी। वे चाहते थे कि जिस तरह से यूरोप में मुक्त अर्थव्यवस्था चल रही है, अमेरिका में मुक्त अर्थव्यवस्था चले। और यह भी एक बड़ी मजेदार बात है कि 1776 में 1776 में एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित होती है, जिसको आप पूंजीवाद कैपिटलिज्म से जोड़ के देख सकते हो। यह भी एक सच्चाई है कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत भी 1776 में होती है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं, एडम स्मिथ हो, यूरोपियन एनलाइटनमेंट हो या अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, जिसको तो रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म आपने बोल दिया, दोनों ही वाणिज्यवाद का विरोध कर रहे थे ना। हुआ क्या, अब वाणिज्यवादी नीति जो थी, देखिए एक बात और मैं आपको समझा दूं कि जो वाणिज्यवादी नीति थी, अब ब्रिटिश तो कई समय पहले से 100-150 साल से अमेरिका में राज कर रहे थे। तो क्या ये वाणिज्यवादी नीति केवल 7 ईयर वॉर के बाद ही वो लाए, क्या उससे पहले थी? नहीं सर, उसके पहले भी थी मर्केंटाइल पॉलिसी। तो सर, जो अमेरिकी वासियों के मन में प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन आया, वो इसके बाद ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि सर क्या था कि अमेरिका की जो वाणिज्यवाद की नीति थी, ब्रिटेन की जो वाणिज्यवाद की नीति थी अमेरिका में, वो चल तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में लागू कम थी। मतलब एक प्रकार की सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई ब्रिटेन ने कि कागज में तो सब लिखा हुआ है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इस बीच अमेरिका में कानून तो थे, लेकिन अभी भी उनको ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी, इंडिपेंडेंस प्राप्त था, क्योंकि ब्रिटिश ने उसको बड़े हार्डकोर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। अब 7 ईयर वॉर के बाद वो इंप्लीमेंटेशन बड़ा तेज हो गया, क्योंकि ब्रिटेन का युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। तो अब क्या हुआ
सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका में कई सारे कठोर व्यापारिक नियंत्रण थोपना चाहे, जो पहले तो थे लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं थे, व्यवहारिक रूप में नहीं थे, वो लिखे हुए थे, लेकिन सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई गई। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, कठोर नियंत्रण की पॉलिसी ग्रैनविले ने थोपने का प्रयास किया, जिससे अमेरिका वासियों के मन में प्रतिक्रिया हुई वाणिज्यवाद के खिलाफ। इसीलिए अमेरिकी क्रांति को ब्रिटेन के वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म के खिलाफ एक रिवोल्ट भी बोला जाता है। दिस इज द रीजन। अब एक एक चीज को नोट भी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये बातें पढ़ा रहा हूं कि किस तरह से अमेरिकी क्रांति का महत्व था, ताकि आगे का रास्ता बड़ा सिंपल हो जाए। तो ब्रिटेन के वाणिज्यवाद का इसने विरोध किया। अब एक और पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा जरूरी है कि अमेरिकी क्रांति का एक और महत्व यह था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इसका एक महत्व यह भी है कि अमेरिकी क्रांति ने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों या आगे होने वाले परिवर्तनों के रास्ते को तैयार किया। क्या हुआ इसका मतलब? सर, आगे चल के जितने भी परिवर्तन आए, जो भी चेंजेस आए, कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति ने उन परिवर्तनों के रास्ते को तैयार किया। अब पांचवें पॉइंट में मुझे आपसे डिटेल में चर्चा करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मत है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि अमेरिकी क्रांति थी ही नहीं। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट ए रेवोल्यूशन, बल्कि अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं, बल्कि एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, स्वतंत्रता संघर्ष बोला जाना चाहिए। अमेरिकी क्रांति के बारे में कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यह क्रांति नहीं थी, बल्कि एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था। कंजर्वेटिव मूवमेंट का मतलब कि ज्यादा परिवर्तन की नींव इसने नहीं रखी। तो क्या वास्तविकता में अमेरिकन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन कहा जाना चाहिए, या ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट कहा जाना चाहिए, या कंजर्वेटिव मूवमेंट? ये क्वेश्चन आपका इतिहास वैकल्पिक परीक्षा में पूछा गया था। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट रियली ए रेवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी। तो इस मुद्दे पे मुझे डिटेल में चर्चा करना पड़ेगी। भारत के इतिहास से जोड़ के भी इसको थोड़ा बताऊंगा कि भारत के इतिहास और अमेरिकी क्रांति का जुड़ाव आपको बताऊंगा मैं, तो आप लोगों को मुद्दा ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हम इसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसी को करके हम जो यूपीएससी में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे। तो मैं इस मुद्दे पे जाऊं कि इसने कैसे परिवर्तन के रास्ते को तैयार किया, और अमेरिकन रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन बोला जाना चाहिए या नहीं, उसके पहले आप लोग नोट करना शुरू करें। मैं आपको 5-10 मिनट डिक्टेशन दे देता हूं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है लिखिए। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो, लेक्चर 7 अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उसमें पहला पॉइंट लिखें, अमेरिकी क्रांति का महत्व। अमेरिकी क्रांति का महत्व, अमेरिकी क्रांति का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंपोर्टेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति का महत्व, पहला पॉइंट ये। और पहले पॉइंट में ये सारे पॉइंट आएंगे, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा। तो अब हम लिखेंगे पहला पॉइंट, अमेरिकी क्रांति का महत्व। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, विश्व में संविधानवाद की शुरुआत हुई। विश्व में अमेरिकी क्रांति के साथ, ऐसे लिखें, अमेरिकी क्रांति के साथ विश्व में, अमेरिकी क्रांति के साथ विश्व में
संविधानवाद की शुरुआत होती है। विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन, we see the development of constitutionalism. With the starting or with the advent of American Revolution, we see the ideology of constitutionalism getting started. मतलब अमेरिकी क्रांति के साथ विश्व में संविधानवाद की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत होती है। एंड it is the legacy of the American Revolution. It is this legacy of American Revolution, and it is this legacy of the American Revolution, और ये अमेरिकी क्रांति की विरासत है, और ये अमेरिकी क्रांति की ही विरासत है। इट इज दिस लेगेसी ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और ये अमेरिकी क्रांति की ही विरासत है। एंड इट इज दिस लेगेसी ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन दैट approximately 200 nations had adopted written constitution. That approximately 200 nations had adopted written constitution. और ये अमेरिकी क्रांति की विरासत है कि आज विश्व के 200 से भी ज्यादा देशों ने लिखित संविधान को अपनाया है। And it is this legacy of the American Revolution that as on date, more than 200 nations of the world, approximately 200 nations of the world had adopted written constitution. और ये अमेरिकी क्रांति की ही विरासत है कि आज विश्व के 200 देशों ने लिखित संविधान को अपनाया है। अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप 5 लाइनें छोड़ दो, वहां पे आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, संविधान का मतलब क्या है, संविधानवाद का मतलब क्या है। समझा चुका हूं। सेकंड पॉइंट पे है फेडरलिज्म, संघवाद, और डैश लगा के लिखो, संघवाद और डैश लगा के लिखो, फेडरलिज्म, संघवाद और डैश लगा के लिखो। दूसरा इंपॉर्टेंस अमेरिकी क्रांति का महत्व, दूसरा महत्व क्या है, संघवाद, फेडरलिज्म, इसमें नोट करें। The 13 colonies of America administered by British, the 13 colonies of America were administered, अमेरिका के 13 कॉलोनीज, अमेरिका के 13 उपनिवेश, अमेरिका के 13 उपनिवेश, the 13 colonies of America were administered separately by British, were administered separately by the British. The 13 colonies of America were administered separately by the British. अमेरिका के 13 उपनिवेश, अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर ब्रिटिश पृथक पृथक शासन करते थे, या उनका प्रशासनिक संचालन, अमेरिका के 13 उपनिवेशों का प्रशासनिक संचालन ब्रिटेन के द्वारा पृथक पृथक किया जाता था। अमेरिका के 13 उपनिवेशों का संचालन ब्रिटेन के द्वारा पृथक पृथक किया जाता था, पृथक पृथक किया जाता था। Were administered separately by the British. So it is quite natural. अतः यह बहुत स्वाभाविक है कि So it is quite natural, अतः यह बहुत स्वाभाविक है कि So it is quite natural, अतः यह बहुत स्वाभाविक है कि आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, आफ्टर द रेवोल्यूशन,
क्रांति के बाद the colonies will demand certain kind of autonomous power. The colonies will demand certain autonomous power. So it is very natural that the 13 colonies will demand certain autonomous power. तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मैंने इंग्लिश में एक लाइन छोड़ दी. So it is quite natural that after the revolution the 13 colonies will demand certain kind of autonomous power. तो यह बहुत स्वाभाविक है कि क्रांति के बाद 13 उपनिवेश अपनी स्वायत्ता की बात करेंगे. 13 उपनिवेश अपनी स्वायत्ता की बात करेंगे. तो समझ में आ रहा है ना आपको क्या लिखा है मैंने? क्योंकि इनके ब्रिटेन के द्वारा इन 13 कॉलोनीज पर अलग अलग शासन हुआ करता था, इसलिए बड़ा स्वाभाविक है कि जब क्रांति हो जाएगी तब तो ये सब साथ में लड़े, लेकिन अब जब क्रांति हो गई उसके बाद ये अपनी अपनी स्वायत्ता की बात करेंगे. बट some classes in these 13 colonies shared some common interests, but some classes in these 13 colonies shared some common interest, but some classes in these 13 colonies shared some common interest. पर इन 13 उपनिवेशों में कुछ ऐसे वर्ग भी थे, जिनके समान हित थे, जिनके कुछ समान हित थे. देखिए, मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या हुआ कि अमेरिकी उपनिवेशों के ऊपर ब्रिटिश अलग अलग प्रशासन करते थे. उनका संचालन प्रशासनिक अलग अलग होता था. भारत में तो एक ही पूरा भारत पर उन्होंने एक साथ रूल किया, लेकिन ब्रिटिश वर रूलिंग द 13 कॉलोनीज सेपरेटली. तो क्रांति के बाद एक मुद्दा उठा कि भाई क्या हो, क्या 13 कॉलोनीज को मिलकर एक राष्ट्र बनाया जाए, या ये 13 कॉलोनीज अपने अपने आप को एक एक राष्ट्र बना लेंगे. तो अब स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इन पे अलग अलग शासन हुआ था, इसलिए ये अपनी अपनी स्वायत्ता की बात करेंगे, अपनी अपनी ऑटोनोमस पावर की बात करेंगे. लेकिन मैंने आपको यह बताया कि कुछ क्लासेस ऐसी भी थी 13 उपनिवेशों में जिनके कुछ समान हित थे. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, और उसी के कारण उनके क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट थे, इसलिए वो एक मजबूत यूनियन की बात करेंगे. 13 कॉलोनीज को मिला के एक यूनियन की बात करेंगे. क्यों करेंगे? देखिए, क्या था कि अमेरिकी वासी इस बात को समझते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने कुछ कानून लगा रखे, जैसे कि अगर आपको मैं अमेरिकी वासियों का मुद्दा हटा के अभी भारत के बारे में समझाता हूं, तो भारत में 1813 में 1813 में एक चार्टर एक्ट आया. 1813 में एक चार्टर एक्ट आया. इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ? वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी आई, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति आई. अब क्या था कि एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटेन ने क्या किया कि अपने इंपोर्ट्स को कम करने का प्रयास किया, अपने आयात को कम करने का प्रयास किया. तो भारत से, इंडिया से जितनी भी चीजें ब्रिटेन की ओर जाती थी, उन पे हाई टैरिफ्स लगाए गए, शुल्क लगाया गया.
तो मान लीजिए कोई चीज इंडिया से 10,000 रुपए की चली ब्रिटेन की ओर, ब्रिटेन ने उस पर 90% तक के टैरिफ लगाए, तो 19,000 रुपए की वो ब्रिटेन आते आते होगी। तो यदि वो वस्तु महंगी हो गई तो लोग उसको कम खरीदेंगे। तो इस तरह से वन वे फ्री ट्रेड, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत भारत के गुड्स को ब्रिटेन में आने से रोका गया। तो भारत का क्या हुआ? इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी। पहले यूरोपियन नेशन भारत के प्रोडक्ट के एक बहुत बड़े उपभोगकर्ता कंज्यूमर थे। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत ब्रिटेन ने भारत के इंपोर्ट्स को ब्रिटेन में आने से रोका। तो ब्रिटेन ने आयात को कंट्रोल करने के लिए दूसरे देशों पे, अब देखो, अब इनको भी तो, जो यूरोपियन मर्चेंट है, जो ब्रिटिश मर्चेंट है, उनको फायदा तभी होगा ना जब वे अपने प्रोडक्ट को बेचें। अगर भारत के प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे ब्रिटिशर्स, तो यूरोपियन मर्चेंट्स को कैसे फायदा होगा, या ब्रिटिश मर्चेंट को कैसे फायदा होगा? अगर मान लीजिए लोकली भारत के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो फिर जो औद्योगिक क्रांति के अंदर इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो फिर उनकी डिमांड कैसे, वो बना तो रहे लेकिन वो उनका उपभोग, उनका कंजप्शन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? तो यूरोप, मतलब ब्रिटेन ने क्या किया कि अपने व्यापारियों का, अपने मर्चेंट का फायदे के लिए उसने वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी बनाई, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति बनाई और धन का निष्कासन होने से रोका भारत की ओर। उसी प्रकार से अमेरिकी वासी एक मजबूत केंद्र को इसलिए चाहते थे क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि जब नई सरकार आएगी, अगर वो सरकार मजबूत नहीं हुई, यूनियन गवर्नमेंट मजबूत नहीं हुई, क्योंकि अगर 13 कॉलोनीज अपने अपने राष्ट्र बन गए अपने अपने आप में, तो फिर तो वो बड़े कमजोर रहेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम मिलके एक संघ बना लेते हैं, और एक संघ का एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा। लेकिन अगर वो सेंटर कमजोर होगा, तो उस केस में जो सरकार है वो नीति निर्माण नहीं कर पाएगी, जो हमारे लाभ के लिए नहीं है। अब जब मजबूत सरकार आएगी तभी तो वो दूसरे देश से जो प्रोडक्ट आएंगे उन पे टैरिफ लगा पाएगी, जिससे हमें फायदा होगा, हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो कुछ ऐसी कॉमन क्लास थी जो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करती थी। मर्चेंट क्लास की आप बात कर ले, वो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करती थी, तो उसने एक मजबूत केंद्र की बात कर दी। मेरी बात आप समझे कि संघवाद का मॉडल क्यों आया? क्योंकि अलग अलग प्रशासन हुआ, पर यह भी तो एक सच्चाई है कि केंद्र की ओर अमेरिका जाएगा, तो अमेरिका एक ऐसा मॉडल निकालेगा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों है, हेंस फेडरलिज्म। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग यू राइट, यही मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज राइट। बट देयर वर सम क्लासेस इन द 13 colonies that shared some common interest and demanded for a strong center. पर इन 13 उपनिवेशों में कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके कुछ समान हित थे, इसलिए उन्होंने एक मजबूत केंद्र की बात कर दी, एक मजबूत केंद्र की बात कर दी। सो फाइनली एन अरेंजमेंट वाज मेड, फिर अंततः एक व्यवस्था बनाई गई, एंड फाइनली एन अरेंजमेंट वाज मेड, और अंततः एक व्यवस्था बनाई गई जिसको आप संघवाद के नाम से जानते हो, जिसमें केंद्र तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य है उनको भी अधिक स्वायत्ता, उनको भी अधिक इंडिपेंडेंस प्राप्त है। तो पूरा मैंने आपको लिखा दिया कि फेडरलिज्म क्यों आना था, यूनियन स्टेट की बात कैसे हुई, फिर एक अरेंजमेंट कैसे निकला, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये संघवाद मॉडल की शुरुआत भी यहां से हुई। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उपनिवेश विरोधी संघर्ष या उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत। अमेरिकी क्रांति के साथ
उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की शुरुआत होती है। अब देखो, वैसे तो ये दोनों एक ही चीज है, मतलब कोलोनियलिज्म, मर्केंटिलिज्म। मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा मर्केंटिलिज्म दिखाऊंगा। चौथा पॉइंट लिखो, इससे ऊपर क्वेश्चन भी आया था, वाणिज्यवाद। तो अमेरिकी क्रांति का एक महत्व क्या था कि इसने ब्रिटेन के वाणिज्यवाद का विरोध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये महत्व कैसे हुआ या इंपोर्टेंस कैसे हुआ। अरे सर, एक मायने में तो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन एनलाइटनमेंट भी मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट में बात कर रहा था। और एक और बात इंपोर्टेंट यह है कि इन्होंने एक नारा दे दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। अरे सर, अमेरिकी क्रांति का यह महत्व के रूप में तो देखा जाना चाहिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने भी नो टैक्सेशन। तो क्या अमेरिकी क्रांति ने एक विरासत नहीं छोड़ी जिसने बाद में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो दूसरे देशों में संघर्ष हुआ उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करी। उन्होंने भी यहां से विचार उठाए अपने। भारतीय इतिहास में कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो विश्व में हुई उनका भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक योगदान था। इंटरनेशनल इवेंट जितने भी हो रहे थे, अब उसके बावजूद भी अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति क्यों नहीं, कंजर्वेटिव मूवमेंट माना जाता है। यह चर्चा का विषय रहेगा, आगे पढ़ेंगे। वाणिज्यवाद के ऊपर आप लिखना शुरू करें। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं मर्केंटिलिज्म। देखो, पिछले लेक्चर्स में भी मैं चर्चा कर चुका हूं, एक और बार आपको मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। मर्केंटिलिज्म एक ऐसी विचारधारा होती है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करती है। व्यापारिक संतुलन की बात करती है। याद है आपको कि हमारे यहां पे 1991 में एक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस आया था, व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन बोलता है कि एक देश के इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, आयात कम हो और निर्यात कम हो। तो आयात कम हो, निर्यात कम हो, तो कैसे यह पॉसिबल था? आयात यदि कम है, इंपोर्ट यदि कम कर रहे हैं, तो हमारे देश से पैसा दूसरे देशों में कम जा रहा है, और यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे देशों का पैसा हमारे देश में आ रहा है। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मर्केंटाइल पॉलिसी भी बात करती थी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, व्यापारिक संतुलन की। इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। अब इंपोर्ट कम करने के लिए, एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए उनको कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। उसी को आप मर्केंटिलिज्म के नाम से जानते हो, वाणिज्यवादी नियंत्रण के नाम से, मर्केंटाइल कंट्रोल के नाम से जानते हो। दिस इज व्हाट मर्केंटिलिज्म इज। आई हैव बीन टोलिंग यू अबाउट दिस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। प्लीज राइट वाणिज्यवाद। सबसे पहले तो डैश लगा के एक क्वेश्चन लिखो, इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी। तो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। हालांकि जब अगले लेक्चर में हम 7 ईयर वॉर को पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे, आज के लेक्चर में तो बेसिक्स को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे 7 ईयर वॉर के बाद ग्रैनविले की सरकार में, जॉर्ज तृतीय के शासन में कठोर मर्केंटाइल पॉलिसी को ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर थोपने का प्रयास किया। अब होता क्या था कि अमेरिकी वासी जो थे 13 कॉलोनीज में, इन 13 कॉलोनीज में इनको राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त थी। मतलब कहीं ना कहीं
राजनीतिक मामलों में इनको अपने अधिकार लेने का, डिसीजन मेकिंग करने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप कानूनी तौर पे देखोगे तो अमेरिका कॉलोनीज को ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, पर मौखिक रूप में या व्यवहारिक रूप में उनके ऊपर कठोर नियंत्रण नहीं था। मतलब जो कठोर कानून ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर थोपे वो पेजेस में ही थे, वो ऑर्डिनेंस अध्यादेशों में ही थे, व्यवहार रूप में नहीं थे। ब्रिटेन ने पॉलिसी अपनाई सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की, मतलब एक प्रकार की अनदेखी करी ब्रिटिश ने। तो अमेरिकी वासियों को एक प्रकार की स्वायत्ता प्राप्त थी निर्णय लेने में, एक प्रकार की ऑटोनॉमी थी, वो अपने डिसीजंस को ले सकते थे। एक लंबे समय तक अमेरिकी वासियों ने स्वायत्ता को एंजॉय किया, अपनी डिसीजन मेकिंग को एंजॉय किया। और एक तरफ तो यह था, दूसरी तरफ क्या था कि इन 13 कॉलोनीज में अमेरिका में अलग अलग प्रशासन चलाते थे ब्रिटिश। और जब ब्रिटिश गवर्नर, अब इन 13 कॉलोनीज का अपना अपना एक गवर्नर होता था। आगे चल के मैं आप लोगों को एक टॉपिक पूरा लिखवाऊंगा, तब मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम होगा कि कैसे कॉलोनीज का प्रशासनिक संचालन होता था। जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका संचालन कैसे होता था, प्रशासनिक संचालन कैसे होता था, तब मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा भी सही। लेकिन अभी भी नीड है, इसलिए तो मैं आपको महत्व करवा रहा हूं, क्योंकि देखो क्या होता है, जो क्रिटिकल टॉपिक होते हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें तो क्या होता है कि हमको एक एक बात को 2-3 बार समझना होता है। थोड़ा हमारी ये मजबूरी रहती है। क्या होगा, नहीं तो मेरा तरीका यह भी हो सकता है कि कारण पे आऊं अमेरिकी क्रांति के, परिणामों पे आऊं अमेरिकी क्रांति के, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या रहा, ये सारी बातें हम कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रश्न थोड़ी ना आप कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाणिज्यवाद के खिलाफ कैसे विद्रोह था, तो उसमें आपको लिखना होगा कि भाई ब्रिटेन ने जिन नीतियों को अमेरिका में पहले से थोप रखा था, हालांकि वो कागजी रूप में तो पहले से ही थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में ब्रिटेन ने सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई। एक लंबी समय तक अमेरिकी वासियों ने अपने निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल किया, उसको एंजॉय किया। अब 7 ईयर वॉर के बाद अचानक से ब्रिटेन ने वाणिज्यवादी कंट्रोल करना चाहा, अमेरिका में प्रतिक्रिया। ऐसे ही तो लिखोगे ना उस आंसर को, तो जब तक उस लेवल का आप सोच नहीं पाएंगे, क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाएंगे, जब तक आत्मा से आप उस बात को उतार नहीं पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे न्याय। आज हम ये बात को चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मेंस का एग्जाम 6-7 महीने बाद है, या अगले साल है, 18 महीने बाद है, कोई अंडर ग्रेजुएट है 3 साल बाद है। आज की क्लास में जो हम चर्चा कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो बात लिखना भी है, तो क्या वो आप बात याद रख पाओगे या भूल जाओगे? तो याद आपको रखवाने के लिए आपको इतनी डेप्थ में एक एक बात को बार बार बताना पड़ेगा और क्लास में ही लिखवाना पड़ेगा, ताकि आप उस बात को कैरी कर पाओ, नहीं तो बात चली जाएगी। तो इसलिए आपको एक एक बात को इतनी बार पढ़ाया जाता है। और केवल कारण क्या थे, प्रभाव क्या हुआ, अगर ऐसी तैयारी करनी होती हमें, तो ऐसी तैयारी से तो देखो आप लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए। एग्जाम नहीं निकलता है, सभी क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित होते हैं। अमेरिकी क्रांति ब्रिटेन के वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इनमें प्रतिक्रिया क्यों हुई उपनिवेशों में, क्योंकि पहले भी था कंट्रोल, लेकिन वो लिखित रूप में ज्यादा था। ब्रिटेन ने सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई, उनको स्वायत्ता प्राप्त थी, जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिकी क्रांति हो गई, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, अब देखो क्या होता था, इन 13 कॉलोनीज का प्रशासनिक संचालन कैसे होता था, हाउ दीज 13 कॉलोनीज वर गवर्न्ड, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म, इसको हम आगे की उसमें भी चर्चा कर लेंगे। अब है ना, आगे हम इसके बारे में लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लेंगे, लेकिन आप मेन मुद्दे से मत बटिए। हम लिख क्या रहे हैं, हमारे इस टॉपिक की जो 4 पॉइंट लिखे, इसकी हेडिंग क्या है, अमेरिकी क्रांति का महत्व। तो क्या ब्रिटेन के वाणिज्यवाद का विद्रोह करना या विरोध करना
यह अमेरिकी क्रांति का महत्व था? तो भाई महत्व क्यों नहीं था? अब जब आप उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद का विरोध कर रहे हो तो आप आर्थिक स्वतंत्रता की भी तो बात कर रहे हो ना। भारत के केस में आप देखोगे तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने राष्ट्रीय इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रास्ते को तैयार किया। तो वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। और कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि यूरोपियन एनलाइटनमेंट से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो आप याद रखना सर, यूरोपियन एनलाइटनमेंट से इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है क्योंकि यूरोपियन एनलाइटनमेंट में भी जो मिडिल क्लास थी वो यूरोपियन एनलाइटनमेंट मर्केंटिलिज्म का विरोध कर रही थी, पहली चीज। और दूसरी चीज, एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब रखी या लिखी, एडम स्मिथ भी तो मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट में थे ना। और एडम स्मिथ जब स्कॉटिश एनलाइटनमेंट के फादर हैं तो यूरोपियन एनलाइटनमेंट से क्यों ना जोड़ा जाए मेरे को? तो कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया तो आपके पास उसका भी उत्तर है कि एक तरफ सर प्रबोधन के काल में, एनलाइटनमेंट के पीरियड में यूरोपियन मिडिल क्लास बोल रहा था जब प्रकृति पे किसी भी प्रकार का भारी हस्तक्षेप नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ नेचर, देन व्हाई देयर इज एन इंटरवेंशन बाय द किंग इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर। तो राजा के द्वारा कंट्रोल क्यों? और अमेरिकी क्रांति के दौरान भी अमेरिकी वासी ब्रिटेन की वाणिज्यवादी नीति का विरोध कर रहे थे, मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार की बात कर रहे थे। तो इस तरह से दोनों में कनेक्शन है। ऐसे आपको पढ़ना होता है जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ये लिख लीजिए आप। पांचवें मुद्दे पे आते हैं और इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। इसको आप लिखिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर हिंदी में लिखवा के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रिएटेड द पाथ फॉर फ्यूचर चेंजेस। क्रिएटेड द पाथ फॉर फ्यूचर चेंजेस, आगे के परिवर्तन के रास्ते को तैयार किया। क्रिएटेड द पाथ फॉर फ्यूचर चेंजेस, आगे के परिवर्तन के रास्ते को तैयार किया। क्रिएटेड द पाथ फॉर फ्यूचर चेंजेस, आगे के परिवर्तन के रास्ते को तैयार किया। अब देखिए, जब मैं बोलता हूं कि अमेरिकी क्रांति ने भविष्य के परिवर्तनों के रास्ते को तैयार किया, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां से एक मुद्दा निकल के आता है कि कुछ इतिहासकारों ने अमेरिकी क्रांति को एक महान क्रांति माना है और कुछ इतिहासकारों ने अमेरिकी क्रांति को एक कंजर्वेटिव मूवमेंट माना है, मतलब उसके महत्व को ज्यादा नहीं आंका है। हमें तो दोनों ही पक्षों की बातें देखनी होंगी कि भाई जब अमेरिकी क्रांति को इतना महत्वपूर्ण माना उन्होंने, तो क्रांति वाले जो मानते हैं वो क्या मतलब क्यों इसको एक क्रांति बोलते हैं, और जो अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं मानते वो क्यों इसको एक क्रांति नहीं मानते हैं। और फिर हम एक एनालिसिस निकालने की कोशिश करना है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट ए रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति वाज नॉट रियली ए रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी, उसका हमें उत्तर निकालने की कोशिश करना है। तो पहले दोनों पक्षों को पढ़ेंगे और फिर दोनों पक्षों को मिला के हम उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, समझने का प्रयास करें। फिफ्थ पॉइंट को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरे पास क्योंकि यहां पे थोड़ा कम स्पेस है, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन ये क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था, या एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था, या एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, स्वतंत्रता संघर्ष था। तीनों ही मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट बोलते हैं, मतलब इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं रहा कंजर्वेटिव मूवमेंट। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो उसको, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कि अमेरिकी क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्रांति नहीं बल्कि कंजर्वेटिव मूवमेंट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों पक्ष एक ही बात करते हैं और ये वाले अलग बात करते हैं। और
पांचवें पॉइंट से हमारे रिलेटेड डिस्कशन है, वो आपको बाद में पता लगेगा कैसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इस मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, हालांकि मैं पिछले लेक्चर में भी आपसे बात कर चुका था जब मैं आप लोगों को ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति पढ़ा रहा था। गौरवपूर्ण क्रांति को पढ़ाते समय मैंने आपसे क्रांति शब्द पे थोड़ी सी चर्चा करी। मैंने आपसे इस मुद्दे पे चर्चा करी कि क्रांति का मतलब होता है रेडिकल चेंज, बड़ा कोई व्यापक परिवर्तन। और जो क्रांति का रेडिकल चेंज होता है, जो व्यापक परिवर्तन होता है, वो हर क्षेत्र में देखा जाता है, हर जोन में उसको देखा जाता है। भले वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर क्षेत्र में क्रांति के प्रभाव को देखा जाता है। फिर मैंने आपसे एक और मुद्दे पे बात करी कि यदि क्रांति के प्रभाव को हर क्षेत्र में देखा जाता है, उस हिसाब से तो प्रबोधन भी एक प्रकार की क्रांति थी, प्रबोधन भी एक प्रकार का रेवोल्यूशन था, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी प्रबोधन बात कर रहा था, आर्थिक क्षेत्र में वो फ्री ट्रेड की बात कर रहा था, तो आर्थिक क्षेत्र में भी उसका योगदान रहा, राजनीतिक क्षेत्र में वो एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण राजतंत्र को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा था। ये पूरी बातें करी, तो इस लिहाज से तो प्रबोधन भी एक प्रकार की क्रांति थी। तो क्रांति शब्द का मतलब है कि भाई एक रेडिकल चेंज है, एक कोई व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है हर क्षेत्र में, उसे हम क्रांति बोलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वतंत्रता संघर्ष में हर क्षेत्र में हमें यह देखने को मिले, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन या प्रभाव देखने को मिले। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि क्या भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसको इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बोला जाना चाहिए? भारत की स्वतंत्रता जो उसको प्राप्त हुई, उसके लिए हमने जो जद्दोजहद करी, उसको क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष बोला जाना चाहिए, या उसे भी भारतीय क्रांति बोला जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो क्रांति के तत्व तो थे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। कौन से थे अभी मैं उसको चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो मैं किताब लिख रहा हूं उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बात करी है। अभी के लिए अमेरिकी क्रांति। देखिए दोस्तों, जिन विद्वानों ने, जिन हिस्टोरियंस ने अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं माना है, वो इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट मानते हैं, मतलब इसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे तो वाकई में एक चीज इसमें देखने को मिलती है कि अमेरिकी क्रांति का कोई व्यापक सामाजिक प्रभाव नहीं रहा। व्यापक मतलब कोई बहुत विस्तृत, एक्सटेंसिव सामाजिक सोशल इंपैक्ट नहीं रहा, जबकि क्रांति में तो तीनों देखे जाने चाहिए। जिन इतिहासकारों ने इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट बोला है, उनका यह बोलने का प्रयास है, दरअसल उन्होंने इसको अमेरिकी क्रांति को रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से कंपेयर करके देखा है। द हिस्टोरियंस दैट हैव considered the American Revolution as a conservative movement have compared the American Revolution with the Revolution of France and Russia और USSR। तो जिन इतिहासकारों ने, जिन विद्वानों ने अमेरिकी क्रांति को एक कंजर्वेटिव मूवमेंट माना है, उन्होंने इसकी तुलना की है फ्रांसीसी और रूसी क्रांति से। फ्रांसीसी और रूसी क्रांति में सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभाव देखा गया, उसका सोशल इंपैक्ट भी ज्यादा था। बल्कि आप अमेरिकी क्रांति से फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति को कंपेयर करते हो तो ज्यादा सोशल इंपैक्ट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, फ्रांस की और रशिया की में, अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए तो ही उन्होंने इसी कारण के चलते तो इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट बोला गया ना। अब क्यों? देखिए दोस्तों क्या हुआ। अमेरिकी क्रांति में ठीक है, ब्रिटेन के वाणिज्यवाद की नीति का विरोध किया गया, मर्केंटाइल पॉलिसी का विरोध किया गया, आर्थिक क्षेत्र में एक परिवर्तन आया,
फ्री ट्रेड की, मुक्त व्यापार की बात की, ठीक है, आर्थिक प्रभाव था। लेकिन अमेरिकी क्रांति के बाद दास व्यवस्था तो बनी रही, स्लेव सिस्टम तो बना रहा, महिलाओं की स्थिति सबऑर्डिनेटी रही, महिलाओं की स्थिति अधीनस्थी रही, दास व्यवस्था भी कायम रही, महिलाओं की स्थिति भी अधीनस्थी रही। और जॉर्ज वाशिंगटन के चुनाव में जो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहले राष्ट्रपति के चुनाव में केवल 6% लोगों को, ओनली 6% ऑफ द पीपल हैड वोटिंग राइट, केवल 6% लोगों को वोटिंग राइट मिले थे, मताधिकार केवल 6% लोगों के पास थे। 50 साल के आसपास लग जाते 6% को पूरे श्वेतों को देने में। तो पहले क्या होता है, वोटिंग राइट 6% को मिलते, फिर पूरे व्हाइट्स को मिलते हैं, फिर पूरे मेल्स को और वुमेन के कुछ पार्ट को मिलते हैं। तो इस तरह से मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आई, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं आया। तो जिन इतिहासकारों ने अमेरिकी क्रांति को एक कंजर्वेटिव मूवमेंट बताया है, उनका कहने का मतलब है कि अमेरिकी क्रांति का इतना कोई बड़ा सामाजिक प्रभाव नहीं रहा था, दास व्यवस्था कायम रही, महिलाओं की स्थिति भी अधीनस्थ रही। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप बात करो तो गणतंत्र की तो स्थापना हो गई, रिपब्लिक की तो स्थापना हो गई, लेकिन डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि 6% लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स थे। तो अमेरिकी क्रांति तो एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था। उनका कहना यह है, जो इतिहासकार अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं मानते, वो इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट मानते, फ्रीडम स्ट्रगल मानते, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इसका कोई इतना डीप इंपैक्ट नहीं था। इन कंपेयरिंग, इफ वी आर कंपेयरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन विद द फ्रेंच एंड द रशियन रेवोल्यूशन, तो इसका महत्व थोड़ा उस क्षेत्र में कम रहा। तो एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष तो है जो क्रांति मानता है, और आज हम पढ़ रहे हैं तो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़ रहे, अमेरिकन मूवमेंट नहीं पढ़ रहे, हमारे टॉपिक का तो नाम अमेरिकन रेवोल्यूशन है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि अमेरिकी क्रांति ने, ठीक है, महिलाओं को मताधिकार नहीं मिले, केवल 6% लोगों के साथ वोटिंग राइट रहे, दास व्यवस्था बनी रही, सामाजिक प्रभाव उतना नहीं रहा, लेकिन कम से कम अमेरिकी क्रांति ने भविष्य के परिवर्तन के रास्ते को तो तैयार किया। अगर अमेरिकी क्रांति नहीं हुई होती तो क्या आगे चल के महिलाओं को मताधिकार मिलते, सभी को मताधिकार मिलते? क्या पहले लोकतंत्र की स्थापना विश्व में होती? अगर अमेरिकी क्रांति नहीं होती तो क्या जो अफ्रीका से दास लाए गए थे अमेरिका में, उनको क्या नागरिकता मिलती? क्या स्लेव सिस्टम खत्म होता? तो जिन इतिहासकारों ने अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति माना है, उन्होंने यह बोलने का प्रयास किया है कि भले ही जो दूसरे कैटेगरी के इतिहासकार हैं, उन्होंने अमेरिकी क्रांति, ये इतिहासकारों ने नहीं बोला है, मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं कि भले ही कुछ इतिहासकारों ने अमेरिकी क्रांति को एक कंजर्वेटिव मूवमेंट माना है और इसके महत्व को कम आंकने की कोशिश की है। उनका तर्क यह है कि दास व्यवस्था बनी रही, ये रहा, वो रहा, परंतु एक बात यह भी है कि दूसरे पक्ष के इतिहासकार ये मानते हैं कि अमेरिकी क्रांति क्रांति ही थी, और इसमें यह भी तो सच्चाई है कि अमेरिकी क्रांति से इतना कोई बड़ा रेडिकल परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आगे चल के जो रेडिकल परिवर्तन आया, अमेरिकी क्रांति ने उस रेडिकल परिवर्तन की नींव रखी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? तो अमेरिकी क्रांति के बारे में एक कंजर्वेटिव मूवमेंट वाला थॉट है और एक रेवोल्यूशन वाला थॉट है। इसमें और डिस्कशन हमें करना पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा नोट करें, लिखें इसके बारे में, एक पॉइंट लिख लें। सबसे पहले तो आपने ये बना ही लिया होगा चार्ट, इसको बना लो यहां पे, इसको इसके नीचे बना लेना। कंजर्वेटिव मूवमेंट के नीचे आप कारण लिख दो, क्या क्या कारण है कि एक तो दास व्यवस्था कायम रही, स्लेव सिस्टम कायम रहा, दूसरा
नो अडल्ट फ्रेंचाइज, नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक अधिकार नहीं, और एक और क्या है, वुमेन को भी अधिकार नहीं मिले। तो इसलिए इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट माना गया। इसको एक रेवोल्यूशन क्यों माना गया? क्योंकि ये सारे काम हुए इसलिए, और आप कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि कम से कम इसने भविष्य के रास्ते को तो तैयार किया। ये हो गया। लेकिन अब एक बहुत अहम प्रश्न में यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा बहुत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तुलना करके इसको बताया जाए। क्योंकि देखो, विश्व इतिहास की समझ, भारतीय इतिहास की समझ, इन दोनों की समझ जब आप जोड़ोगे तो कुछ इतना ब्यूटीफुल निकल के आता है, उसको समझने का प्रयास करें। एक और बात आप लोगों को समझना होगी कि अमेरिकी क्रांति में अमेरिकन लोअर क्लास, व्हाट वाज द रोल। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो, दो क्वेश्चन लिखें आप, इसी के नीचे दो क्वेश्चन लिखें, दो क्वेश्चन लिखें। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी। तो यह प्रश्न आपका पूछा गया था, अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन। और दूसरा पॉइंट लिखें, और दूसरा पॉइंट लिखें, और दूसरा क्वेश्चन लिखें, रोल ऑफ लोअर क्लास इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति में निम्न वर्ग की भूमिका। रोल ऑफ लोअर क्लास इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, रोल ऑफ लोअर क्लास इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति में निम्न वर्ग की भूमिका। अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। इंडियन हिस्ट्री की यदि समझ है आप लोगों को, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को एक चैप्टर कराया था, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, और उस इतिहास लेखन में मैंने आपसे बात करी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन इतिहास लेखन, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, सांप्रदायिक इतिहास लेखन। इन मुद्दों पे मैंने आपसे बात करी। तो थोड़ा मैं अभी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात करके आपको अमेरिकी क्रांति से थोड़ा जोड़ के बताऊंगा। तो रोल ऑफ अमेरिकन लोअर क्लास या रोल ऑफ द लोअर क्लास इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति में निम्न वर्ग की भूमिका क्या थी। अब इतना आपको कनेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी क्रांति कंजर्वेटिव मूवमेंट था, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं हुआ। वाणिज्यवाद का विरोध तो अमेरिकी मध्य वर्ग कर रहे थे। वाणिज्यवाद का विरोध मतलब ब्रिटेन की मर्केंटाइल पॉलिसी जो 7 सप्तवर्षीय युद्ध के बाद थोपी गई, उसका विरोध तो अमेरिकन मिडिल क्लास कर रही थी। लोअर क्लास की भूमिका क्या थी? लोअर क्लास का कोई पार्टिसिपेशन रहा तो कैसा रहा? क्यों इसमें एक बड़ा परिवर्तन नहीं आया? अरे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति में ज्यादा गहरा परिवर्तन सामाजिक रूप से देखा गया। वैसा रेडिकल चेंज यहां क्यों नहीं आया? क्या लोअर क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में कर रही थी? और फ्रांसीसी क्रांति में लोअर क्लास ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए रेडिकल सामाजिक परिवर्तन भी आया। लेकिन अमेरिकी क्रांति में क्या निम्न क्लास ने पार्टिसिपेट किया, और किया तो कैसे किया, उसका परिणाम क्या था? इसी पे बात मैं करना चाहूंगा। रोल ऑफ द लोअर क्लास। देखिए, जहां तक अमेरिकी निम्न वर्ग की बात है, तो अमेरिकी निम्न वर्ग ने भी, लोअर क्लास ने भी
एंटी इंपोर्ट एजिटेशन, एंटी इंपोर्ट एजिटेशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इनका भी इसमें भूमिका रही। एंटी इंपोर्ट एजिटेशन का मतलब कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही है, ब्रिटेन हमें एक्सपोर्ट करता चला जा रहा है, हम इसको इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, तो अमेरिकी वासियों ने इसकी प्रतिक्रिया करी, वाणिज्यवाद का विरोध किया, मध्य क्लास ने पार्टिसिपेट किया। उसी प्रकार से एंटी इंपोर्ट एजिटेशन में कि ब्रिटेन अपने पूरा जो एक्सपोर्ट करता चला जा रहा है और हम इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, इसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। एंटी इंपोर्ट एजिटेशन में हुआ क्या कि जब ये लोग अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी आंदोलन के दौरान पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो क्या हुआ कि इनके मन में, इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में एक चेतना का विकास होने लगा, एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का विकास होने लगा। और यह भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल अवेयरनेस से परिपूर्ण हो गए। लोअर क्लास की बात कर रहा हूं। अब हुआ क्या, 5 मार्च 1770 को एक बोस्टन मैसेकर हुआ, एक बोस्टन हत्याकांड हुआ। देखो, ये बात अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग महत्व से चालू की है। आगे चल के हर चीज आएगी, 7 ईयर वॉर, बोस्टन मैसेकर, ग्रैनविली के स्टाम्प एक्ट वगैरह, बोस्टन मैसेकर, बोस्टन टी पार्टी, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, सब आएगा वो। लेकिन अभी आपका आधार तैयार हो जाएगा तो अगले लेक्चर्स में आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। तो क्या हुआ कि लोअर क्लास में एक प्रकार की राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। जो बोस्टन पार्टी थी, जो बोस्टन मैसेकर था, जो बोस्टन में हत्याकांड हुआ 5 मार्च 1770 को, तो उस बोस्टन मैसेकर के दौरान, उस बोस्टन हत्याकांड के दौरान जो चेतना का विकास लोअर क्लास में हो रहा था, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा, ज्यादा क्लियरली दिखने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी तो आप ये समझने लगो कि क्रांति में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंटी इंपोर्ट एजिटेशन में ये भी शामिल थे, और इनका भी धीरे धीरे ये प्रबुद्ध होते चले जा रहे थे, एनलाइटेंड होते चले जा रहे थे। और फिर बोस्टन हत्याकांड के दौरान तो, या उसके बाद तो ये और भी एनलाइटेंड हो गए। अब हुआ क्या, देखिए दोस्तों, जहां तक भारतीय इतिहास लेखन की बात है, जहां तक भारत के इतिहास की बात है, भारत के इतिहास में जो मार्क्सवादी लेखक रहे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस रहे, उन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक बुर्जुआ मूवमेंट था, एक मिडिल क्लास मूवमेंट था। कांग्रेस एक मिडिल क्लास बुर्जुआ पार्टी थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुर्जुआ बोला है, मतलब मिडिल क्लास के हितों की मांग कर रही थी, उसको यह बोला है। अब हुआ क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान मार्क्सवादी इतिहास लेखकों का ऐसा कहना है कि मासेस ने पार्टिसिपेशन तो किया, लोगों ने भागीदारी तो दी। अब जब आप 1915 में महात्मा गांधी की भारत में एंट्री को देखते हो, महात्मा गांधी ने भारत में प्रवेश किया, महात्मा गांधी की भारत में एंट्री के साथ जन आंदोलन की राजनीति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, मास मूवमेंट की राजनीति में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का सामाजिक आधार, सोशल बेस बड़ा होता था। और हमने पीछे देखा, पिछले लेक्चर्स में देखा किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। तो गांधी के आंदोलन जन आंदोलन पर आधारित थे। तो ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि मासेस ने भी पार्टिसिपेट किया, लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, निम्न वर्ग की भी भूमिका रही कि नहीं रही भाई।
लोगों ने पार्टिसिपेट किया। भारत के आंदोलन जन आंदोलन थे। लेकिन मार्क्सवादी लेखक ऐसा बोलते हैं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन तो थे, मास मूवमेंट तो थे, लेकिन मासेस ने पार्टिसिपेट ही किया। उनके हाथ में कभी भी नेतृत्व नहीं किया, उनके हाथ में कभी भी लीडरशिप नहीं गई, उनके हाथ में कभी भी नेतृत्व नहीं गया, कहीं भी लीडरशिप नहीं गई। तो मासेस ने अधीनस्थों की तरह, सबऑर्डिनेट की तरह पार्टिसिपेट किया, या निम्न वर्ग ने अधीनस्थों की तरह पार्टिसिपेट किया। कभी भी उनके हाथ में सत्ता भी नहीं आई, न डिसीजन मेकिंग की क्षमता आई, न डिसीजन मेकिंग का वो आया। और मार्क्सवादी इतिहास लेखन तो यह भी बोलते हैं कि कांग्रेस कभी ऐसा चाहती भी नहीं थी कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल के निम्न वर्ग के हाथ में आ जाए। और उनका कहने का तो यह भी मतलब है, उनका कहने का तो यह भी प्रयास है कि पूंजीपतियों को या कांग्रेस को इस बात का भी डर था, कांग्रेस मतलब मिडिल क्लास को इस बात का भी वर्ग था, मध्य वर्ग को इस बात का भी डर था, मतलब अहिंसा ही क्यों आधार बनाया गया राष्ट्रीय आंदोलन का? Why was the Indian national movement was based on non-violence? अहिंसा क्यों आधार बनाया गया? तो इस पे मार्क्सवादी इतिहास लेखक क्या बोलते हैं कि भाई अहिंसा को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि अगर हिंसा की ओर या क्रांति की ओर हम आगे बढ़ते, हिंसक क्रांति की ओर भारत आगे बढ़ता, तो हिंसा क्रांति के दौरान या क्रांति के दौरान लोगों के या निम्न वर्ग भी एक तरीके से एनलाइटेंड हो जाता, प्रबुद्ध हो जाता, और पूंजीपति वर्गों को एक डर था कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी को लेके, हमारी संपत्ति को लेके जो निम्न वर्ग है वो हम पे ही अटैक ना करने लगे, मतलब एक प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेके संघर्ष चालू ना हो जाए। इसलिए पूंजीपति वर्ग ने उसको बड़े स्मार्टली लोगों को, निम्न वर्ग को सबऑर्डिनेट की तरह रखा, उनका पार्टिसिपेशन तो लिया लेकिन कभी भी उनके हाथ में नेतृत्व नहीं दिया। और अहिंसा को इसलिए बनाया गया क्योंकि मध्य वर्गों को इस बात का डर था कहीं उनकी संपत्ति ना छिन जाए। क्रांति के दौरान निम्न वर्ग कहीं क्रांति का रास्ता लेके ब्रिटिश सरकार का तो विरोध कर ही रहा है, हमारी संपत्ति का भी विरोध ना करने लगे। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखकों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में यह कहना है। सेम चीज आप देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि लोअर क्लास ने पार्टिसिपेट किया, वहां भी कर रही थी पार्टिसिपेट, यहां भी किया, और लोअर क्लास में एनलाइटनमेंट के विचार आने लगे, वे भी थोड़ा सा ज्यादा चेतना का विकास हुआ उनमें, सामाजिक आर्थिक चेतना का विकास। और बोस्टन मैसेकर के बाद हुआ क्या कि 5 मार्च 1770 में जब बोस्टन मैसेकर हुआ, बोस्टन हत्याकांड हुआ, तो एक प्रकार से बोस्टन से सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की मांग होने लगी। यह अमेरिकी क्रांति को एक सामाजिक और आर्थिक रूप देने का प्रयास किया गया। सामाजिक और आर्थिक उसका प्रयास किया गया, मतलब सोशल इकोनॉमिक, मतलब कहीं ना कहीं आप वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हो, क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हो। अब वर्ग संघर्ष क्या होता है सर? पहला लेक्चर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पॉलिटिकल फिलोसफी इसलिए पढ़ाया कि आप आज के लेक्चर में जस्टिस कर पाए, आगे के लेक्चर्स में जस्टिस कर पाए। हमने वहां पे कम्युनिज्म की, क्लास स्ट्रगल की बात करी थी, वर्ग संघर्ष की, प्लोरिटेरिएट, बुर्जुआई, ये सब शब्द मैंने चर्चा किए थे। तो अब क्या हुआ कि जो लोअर क्लास पार्टिसिपेट तो कर रही थी और धीरे 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 वे सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रही थी, सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करने लगी। मतलब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से रूप में जब उनमें चेतना का विकास होने लगा तो उन्होंने अमेरिकी क्रांति को सामाजिक आर्थिक मुद्दे पे लड़ना चाहा। लेकिन अब क्या था कि अमेरिकी मध्य वर्ग को इस बात से डर हो या ना हो कि इन लोगों में चेतना का विकास हो रहा है, इस बात की उनको घबराहट थी या नहीं थी यह कहना मुश्किल है, लेकिन उनको इस बात की जरूर घबराहट थी कि अगर पूरी क्रांति सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में चली गई, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर मुड़ गई, सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ओर मुड़ गई, तो फिर हो सकता है हमारी संपत्ति भी चली जाएगी। इसलिए मिडिल क्लास ने
इसलिए मध्य वर्ग ने बोस्टन हत्याकांड के बाद जो मांग उठी, तो लोअर क्लास को उसने सोशियो इकोनॉमिक के रास्ते या पिक्चर से हटके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाना चाहा, राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता दिखाना चाहा, और जो सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की मांग उठी उसको मिडिल क्लास ने दबाने की कोशिश की। संपत्ति का उन्हें खतरा नजर आ रहा था, और इस तरीके से लोअर क्लास के बीच में जो बात उठी वो बात दब के रह गई और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरफ अमेरिका चला गया। ये बात इसमें है मौजूद। लेकिन सेम सर भारत के बारे में आप समझाइए, भारत की स्थिति क्या थी? क्या अहिंसा को इसलिए आधार बनाया गया? देखो, जैसा कि मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने कहा कि अहिंसा को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि हिंसक क्रांति के दौरान वर्गीय हित भी उभर के आने लगते हैं, क्लास इंटरेस्ट, जैसे कि बोस्टन मैसेकर के समय क्लास इंटरेस्ट उभर के आने लगे। तो अमेरिकी मिडिल क्लास ने इसको नेतृत्व करते हुए उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कर दिया और बोला वो आइडिया बेकार है, ये स्वतंत्रता का आइडिया अच्छा है। और फिर लोअर क्लास अपने मुद्दे को भूल के केवल पार्टिसिपेट ही करता रहा, इसलिए कोई बड़ा रेडिकल परिवर्तन भी नहीं आया, स्लेव सिस्टम भी बना रहा, इसलिए इसको एक कंजर्वेटिव मूवमेंट बोला गया। लेकिन भारत की स्थिति में उल्टा रहा कि अगर भारत की स्थिति में ऐसा रहा होता तो फिर क्यों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आती, सार्वभौमिक मताधिकार आते? तो ऐसा तो था नहीं कि भारत स्वतंत्र हुआ और कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, केवल मिडिल क्लास या अपर क्लास को सभी को वोटिंग राइट्स दिए। तो ये भारत में ये जो मार्क्सवादी इतिहास लेखक हैं उन्होंने एकदम एक्सट्रीम में जाके इसका इंटरप्रिटेशन, एकदम चरम पे जाके इसकी विवेचना की है। अहिंसा का आधार इसलिए नहीं था कि प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रगल चालू हो जाएगा, बल्कि अहिंसा का आधार इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह एक ऐसे टूल थे जो उनके कानून के शासन की अवधारणा का खंडन करते थे, रूल ऑफ लॉ की शासन की अवधारणा का खंडन नहीं करते थे। क्योंकि किसी भी समय अगर हिंसा का तत्व आ जाता तो ब्रिटिश सरकार उसका दमन कर सकती थी, लाखों लोग मारे जाते। इसलिए हमने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, ना कि उस विचारधारा पे। तो दोनों ही उसमें क्या कंपैरिजन है, ये मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। तो लोअर क्लास की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, नोट भी करवाऊंगा। एक में आपको इससे रिलेटेड एक आपको मैं आर्टिकल भी लिख के दूंगा लोअर क्लास से रिलेटेड। अब क्या है कि मेरे पास वो लिखा हुआ है पूरा, लेकिन अगर मैं आपको पूरी डिक्टेशन देने लगा तो उसमें बड़ा समय निकल जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी लिख रखा है, आप उसको पढ़ लेना। अमेरिकी क्रांति में लोअर क्लास ने एंटी इंपोर्ट एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया। 5 मार्च 1770 के बाद, बोस्टन मैसेकर के बाद, वो सभी लोग आगे बढ़ने लगे सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर। अमेरिकी मध्य वर्ग को इस बात का डर था कि संपत्ति को लेकर संघर्ष चालू ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सोशल इकोनॉमिक से हटा के उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाया। और इस तरह से मार्क्सिस्ट ने पार्टिसिपेट अमेरिका में अधीनस्थों की तरह सबऑर्डिनेट में किया। दूसरी तरफ भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखक क्या बोलते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज इट। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिकी क्रांति थी, कंजर्वेटिव मूवमेंट था, मेरे हिसाब से आपके पास सारे पॉइंट है। कंक्लूजन में आपको यही लिखना है, भविष्य के परिवर्तनों के रास्ते को तैयार किया। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को देने का मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को एक डेमो के रूप में कि आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप बता दें कि जिन इतिहासकारों ने इसको कंजर्वेटिव मूवमेंट बोला है वो क्यों बोलते हैं, और आप ये बता दें क्यों बोलते हैं, तो भाई ये बोल दें। आप ये बता दें कि लोअर क्लास का पार्टिसिपेशन सबऑर्डिनेट की तरह रहा, अधीनस्थों की तरह रहा, इसलिए कोई बड़ा रेडिकल सोशल परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि यहां पे लोअर क्लास ने पार्टिसिपेशन तो किया लेकिन सबऑर्डिनेट की तरह किया, मेन तो मिडिल क्लास ही रही। हालांकि ये सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर पे जाने लगे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने बड़े स्मार्टली क्या करा, इनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखा दिया, उनको स्वतंत्रता। उनको ये डर था कि कहीं अगर इसका ये रूपांतरण हो गया हमारी संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करो, मैंने आपसे इन मुद्दों पे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला आप इसमें मत लिखना, है ना,
वो मैंने आपको कनेक्शन बताया है। अगर 600 शब्द के बोला जाए आपसे प्रश्न का उत्तर लिखने में, तो मैं बोलूंगा लिख दो आप, जहां जरूरत है वहां पे थोड़ा सा मसाला डाल दो, लेकिन पूरा आप ऐसा पता लगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा लिख दिया अमेरिकी क्रांति में, तो मूल प्रश्न जो था उसके बारे में आपने लिखा ही नहीं आंसर, के मार्क कैसे मिलेंगे आपको। तो यहां पे आप ये लिख दो कि लोअर क्लास ने कैसे पार्टिसिपेशन किया, ये पूरी बातें आपने लिख दी, और उसके बाद भविष्य के परिवर्तन के रास्ते को तैयार किया, इसलिए इसे क्रांति माना जाना चाहिए, इसके महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि बाद में चल के अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, तो कम से कम ये मुद्दे बाद में उसमें एड्रेस होंगे। भारत के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखक यह स्थापित करने का प्रयास करते, कांग्रेस एक बुर्जुआ पार्टी थी, मिडिल क्लास के अधिकारों को एडवोकेट कर रही थी, लोअर क्लास ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन लोअर क्लास कभी भी राजनीतिक चेतना का विकास उसमें नहीं हुआ, और उसके साथ साथ कभी उन्होंने लीडरशिप उनके हाथ में नहीं आई, और अहिंसा क्यों अपनाई गई, मार्क्सवादी इतिहास लेखकों का इस पे क्या कहना है, इस बारे में भी मैंने आपसे चर्चा करी। तो ये अमेरिकी क्रांति का महत्व था। आप सोचो, महत्व को पढ़ने के लिए ही एक पूरा लेक्चर हमने डेडिकेट किया। अब देखो, बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी दोस्तों, बाकी सारी चीजें जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज इस लेक्चर में थोड़ा सा मैं आप लोगों को देख लेता हूं, मैं टाइम कितना हो गया है इस लेक्चर को कंटिन्यू करते करते। तो बाकी सारी चीजें तो अगले लेक्चर्स में खत्म हो ही जाएंगी, लेकिन जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी, और देखो जितनी भी बातें हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे वो इन्हीं बातों पे तो आधारित होगी ना, वो इन्हीं मुद्दों पे तो आधारित होगी। हर बात हम जो पढ़ेंगे, 7 ईयर वॉर, बोस्टन मैसेकर, बोस्टन हत्याकांड, ग्रेनविली की नीति, जॉर्ज तृतीय, वो सब इसलिए पढ़ेंगे ताकि ये 5 पॉइंट समझ में आए। तो मुझे लगा कि ये आज के लेक्चर को शुरू करने का अच्छा तरीका होगा। काफी सारी बातें मैं आज कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसी को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में उतारें, इसलिए आगे के भाग को हम अगले लेक्चर में ही कवर करेंगे। अमेरिका के परिचय से चालू करेंगे, कैसे अमेरिकन कॉलोनीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, पूरी पृष्ठभूमि टाइमलाइन के द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने टाइमलाइन कम बनाई है। देखो, टाइमलाइन कम क्यों बनाई है, इंडियन हिस्ट्री में हमने काफी सारी टाइमलाइंस बनाई। टाइमलाइन कम इसलिए बनाई है क्योंकि इसके पहले के जो 6 लेक्चर थे उनमें घटनाएं नहीं थी, उनमें कॉन्सेप्ट थे। अब प्रबोधन में, एनलाइटनमेंट में घटनाएं कहां थी? अगर आप उसकी बात करेंगे, रेनेसां पुनर्जागरण में घटनाएं कहां थी? तो अब अमेरिकी क्रांति में तो घटनाएं हैं, तो घटनाओं को याद करने के लिए हम टाइमलाइन बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन 3-4 मैंने आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिखाया, उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि घटना अकेले याद करने से यूपीएससी की परीक्षा नहीं निकलेगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद आज के लेक्चर को हम खत्म करके अगले लेक्चर में अमेरिका के सामान्य परिचय से क्रांति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि सबसे पहले तो जब भी किसी भी लेक्चर को अटेंड करने के लिए हम आए, प्रीवियस लेक्चर्स की नॉलेज होना चाहिए। आज प्रीवियस लेक्चर से मैंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करी, इंडियन हिस्ट्री से। प्रीवियस लेक्चर में मर्केंटलिज्म, यूरोपियन एनलाइटनमेंट की बात करी, और मर्केंटलिज्म की बात करी तो यूरोपियन रेनेसां की भी बात कर दी। मैंने आपसे एडम स्मिथ की भी बात कर दी, तो बड़ा जरूरी। हमने यह देखने का प्रयास किया कि अमेरिकी क्रांति का महत्व विश्व में संविधानवाद की शुरुआत हुई। एक संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या अंतर है, इसके बारे में बताया। आज 200 से ज्यादा लिखित देशों का संविधान है, तो अमेरिकी क्रांति का महत्व था। सेकंड, फेडरलिज्म, तो कुछ राज्य, मतलब राज्यों को, क्योंकि अमेरिका पर प्रशासनिक संचालन ब्रिटेन के द्वारा 13 कॉलोनीज पे अलग अलग किया जाता था। स्वाभाविक सी बात की एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता था, इसलिए उन्होंने ऑटोमनस पावर, स्वायत्ता की बात करी। परंतु कुछ ऐसे भी तत्व थे, कुछ ऐसी भी क्लासेस थे जिनके इंटरेस्ट सेम थे।
तो उन्होंने ये डिमांड रख दी कि भाई एक स्ट्रांग केंद्र होगा तो हमारे वो हित में नीतियों को बना पाएगा। तो फिर एक ऐसा मॉडल निकाला गया जिसमें दोनों ही तत्व हो। हालांकि राज्य की स्वायत्तता ज्यादा प्राप्त रही। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की शुरुआत की, ब्रिटिश की वाणिज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत हुई। आगे जाके ब्रिटेन के उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद का विरोध करके फ्यूचर में देश अपने अपने स्वतंत्रता संग्रामों को लॉन्च करेंगे। फिर मैंने आपसे एक और बात करी कि अमेरिकी क्रांति ने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के रास्ते को भी तैयार किया। अमेरिकी क्रांति कंजर्वेटिव मूवमेंट था या अमेरिकी क्रांति था। तो कंजर्वेटिव मूवमेंट जो कहते हैं वो इसको फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से तुलना करके देखते हैं। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि अमेरिकी क्रांति एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था और फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की तुलना में इसमें कोई बड़ा रेडिकल सोशल और पॉलिटिकल चेंज नहीं देखा गया, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में ना तो स्लेव सिस्टम समाप्त हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में केवल 6% लोगों को ही पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग राइट मिले, तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था। और अमेरिकी क्रांति का बड़ा रेडिकल परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में ना आने का कारण था कि लोअर क्लास निम्न वर्ग ने हमेशा अधीनस्थों की भूमिका निभाई। अब आपसे कभी ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि भाई रोल ऑफ लोअर क्लास इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो क्वेश्चन आपका तैयार है कि किस तरह से ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से चेतना का विकास हो रहा था, लेकिन किस तरह से मिडिल क्लास ने उन्हें इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखा दिया और उसको दबाने की कोशिश की अपनी संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मार्क्सवादी इतिहास लेखकों का क्या कहना है और कैसा उनका इंटरप्रिटेशन एक्सट्रीम लेवल का कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो लोअर क्लास को क्यों वोटिंग राइट्स मिलते स्वतंत्रता के बाद। और मैंने आप लोगों को इन पूरे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। आगे हमारे जितने भी टॉपिक होंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे आज 3 क्वेश्चंस आपको लिखवाए। ब्रिटिश के वाणिज्यवाद के खिलाफ अमेरिकी क्रांति एक विद्रोह था। अमेरिकी क्रांति एक पूरी तरह से क्रांति नहीं थी, वास्तव में क्रांति नहीं थी। और तीसरा प्रश्न मैंने आपसे चर्चा किया कि अमेरिकी क्रांति में लोअर क्लास की क्या भूमिका रही। इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में बात करी है, आप लोगों को विचार दिए हैं, घटनाओं के जोड़ के बताया है। मैंने बोस्टन हत्याकांड की भी यहां पे चर्चा की। तो मैंने मर्केंटलिज्म को समझाने के लिए 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध की चर्चा की, ग्रेनविली की नीति की बात करी और जॉर्ज तृतीय के शासन की भी बात करी। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब तक आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे लेक्चर्स का उतना महत्व नहीं रहेगा यूपीएससी के दृष्टिकोण से। नॉलेज वाइज तो आपको जो मैं बता रहा हूं आप हमेशा रिटेन कर पाते हो, इट इज एब्सोल्यूट गोल्ड। ये तो सोने के समान ही, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोने के समान है। लेकिन जब तक आप उत्तर लेखन नहीं करोगे, until and unless you don't write answer on these questions, half the battle of life is won। जीवन की केवल आधी लड़ाई आप जीते हो, पूरी लड़ाई को जीतने के लिए उत्तर लिखो। So with this we come to end of our session of discussion for today, American Revolution। We will be continuing the same in the second lecture, है ना। तो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। पढ़ना आप इन सभी चीजों को। पिछले जो मैंने आपसे आंसर लिखने को दिए थे उनमें से कुछ बच्चों ने अच्छे आंसर्स को लिखा है। मैंने फीडबैक भी कुछ को बुला के पर्सनली दिया था। इन लेक्चर्स को उसको भी आप लिख के देखना और चेक कराने के लिए कॉपी सबमिट करें। धन्यवाद। जय हिंद।